मुझे ये कहने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मराठी सिनेमा इज़ इंडियाज़ मोस्ट अंडररेटेड एंड अंडर अप्रिशिएटेड फिल्म इंडस्ट्री डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग काउंटलेस ऑफ ग्रेट फिल्म्स एवरी ईयर। एंड ऑनेस्टली गाइज, मराठी सिनेमा कभी अंडररेटेड रहती ही नहीं। अगर यहाँ पर भी अदर रीजनल इंडस्ट्रीज की तरह स्टार कल्चर होता एंड एक्शन ओरिएंटेड कमर्शियल फिल्में ज़्यादा बनती। एंड गाइज, मराठी सिनेमा का बिगेस्ट नाइटमेयर है बॉलीवुड। क्योंकि अगर आप हर दूसरी इंडस्ट्रीज को देखोगे तो हर दूसरी इंडस्ट्रीज के पास अपना खुद का लैंग्वेज है और उनके लैंग्वेज के लिए उनका खुद का स्टेट है। और उस स्टेट में एक बड़ी सिटी है जहाँ पर सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ उनकी ही मूवीज देखी जाती है। जैसे कि तेलुगु मूवीज के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे बड़े स्टेट है और उस स्टेट में हैदराबाद जैसी बड़ी सिटी है। और तमिल फिल्मों के लिए तमिलनाडु जैसा बड़ा स्टेट है और उस स्टेट के अंदर चेन्नई जैसी बड़ी सिटी है। और कन्नड़ा फिल्मों के लिए कर्नाटका जैसा बड़ा स्टेट है और उस स्टेट के अंदर बेंगलुरु जैसी सिटी है, जहाँ पर मेजरली आप लोगों को सिर्फ उन्हीं लैंग्वेज की मूवी ही दिखती है। एंड उन सिटीज में मेजरली आप लोगों को वही के लैंग्वेज के मूवीज ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और उसी तरह मराठी सिनेमा के लिए महाराष्ट्र स्टेट है और मुंबई और पुणे जैसी बड़ी सिटीज है। लेकिन वो सिटीज सिर्फ कहने के लिए ही है, लेकिन उन सिटीज के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हिंदी मूवीज ही दिखेंगी। एंड इसी वजह से मराठी फिल्म्स रेयरली बॉक्स ऑफिस पर सर्वाइव कर पाती है। और जब भी कोई बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज होती है तब नेचुरली डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स लोग एक हिंदी फिल्म को ही प्रेफर करेंगे, ना कि कोई रीजनल मराठी मूवी को। एंड इसी के चलते शायद ही कोई भी मराठी फिल्म को ना तो स्क्रीन मिलते हैं, ना ही उन स्क्रीन के अंदर कोई शो मिलता है। एंड जब भी आप लोग कभी सुनते हो कि कौन सी एक मराठी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है, देन भाई वो कोई फिल्म ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। क्योंकि जब कोई एक मराठी फिल्म इतने सारे बैरियर्स को तोड़कर इतने आगे निकल रही है, देन भाई दिस फिल्म हैज समथिंग टू ऑफर। खैर, इन सब चीजों पर किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। अब फिलहाल आते हैं अपने मुद्दे पर। तो गाइज, अभी मैंने एक मराठी फिल्म देखी जिसका नाम है घबाडकुंड, डायरेक्टेड बाई प्रीतम एस.के. पाटिल। एंड भाई, ये फिल्म एक किसी एक जोनर में नहीं बनी है, ये एक मल्टी जोनर वाली फिल्म है। एक्शन, एडवेंचर, सस्पेंस, थ्रिलर एंड हॉरर कॉमेडी। तो चलिए आखिर देखते हैं कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसने महाराष्ट्र में इतना ज्यादा शोर मचा रखा है। स्टोरी हमें ले जाती है सेंचुरीज पहले। कुछ लुटेरे मिलकर एक राजा को लूट लेते हैं, लेकिन उन्हीं लुटेरों में से एक आदमी अपने ही साथियों को धोखा दे देता है और फिर उन सब लोगों को मारने के बाद वो पूरा खजाना एक कुएं के अंदर छुपा देता है। और उसी दिन उसकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। और सेंचुरीज के बाद आज तक उस कुएं के आसपास कोई नहीं जाता। तब से लेकर अब तक उस कुएं को शापित माना जाता है, मतलब उस कुएं को भूत पिशाच की नजरों से देखा जाता है। उस कुएं के आसपास भी कोई नहीं भटकता। लेकिन एक दिन हमारा हीरो उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उस जगह पर जाने के बाद भी वो जिंदा वापस आ जाता है। बस फिर क्या, जब ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है तब जितने भी लोग खजाने के पीछे थे वो सब लोग अब इसके पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि अब तक तो कोई भी वहां से जिंदा बचकर वापस नहीं आया था। जब ये वापस आया है तब सब लोगों को लगता है कि उनका मसीहा आया है, अब यही बंदा पूरे खजाने को बाहर निकालेगा। इस पिक्चर में ना मेनली दो प्लॉट चल रहे हैं। पहला प्लॉट है हमारे हीरो का, जो कि अपनी सिंपल सी लाइफ जी रहा है और पैसों की कमी की वजह से अपनी बीवी को खुश नहीं रख पा रहा है। और दूसरा पार्ट उन लोगों का है जो कि सालों से इस खजाने के पीछे पड़े हैं। अब इन दोनों लोगों को एक साथ मिलकर पूरे खजाने को ढूंढना है। और अब मूवी का मेन प्लॉट ये है कि कैसे ये दो लोग आपस में मिलते हैं और कैसे ये लोग खजाने की खोज में निकल पड़ते हैं। और आगे जाने के बाद इनको खजाना मिलता है भी या नहीं, और मिलता है भी तो वो किस कीमत पर मिलता है। एंड ये सब जानने के लिए आप लोगों को थिएटर में जाना पड़ेगा, वरना कुछ दिन और वेट कर लो, ये मूवी आप लोगों को OTT पर ही मिल जाएगी। एंड ऑनेस्टली गाइज, मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म के लिए इतना वेट करना भी बनता है। क्योंकि ये मूवी प्रॉमिस तो करती है एक हेवी एक्शन, एडवेंचर, सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर कॉमेडी एक्सपीरियंस का, मगर डिलीवर करती है सिर्फ एग्जेप्शनल कॉमेडी। क्योंकि इस फिल्म के अंदर आप लोगों को भर भर कर सिर्फ कॉमेडी ही देखने को मिलेगी। अगर आप लोग इस मूवी से कॉमेडी को इग्नोर कर दो तो भाई इस मूवी के अंदर आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड हॉरर के नाम पे तो चीप VFX चिपका दिया गया है। एंड एडवेंचर के नाम पे तो आपको CGI के द्वारा बनाया हुआ चीप सा सांप दिखाया जाता है। एंड सच कह रहा हूँ गाइस, उसे देखने के बाद डर कम और हंसी ज्यादा निकलती है। हालांकि मूवी का बजट 10 से 12 करोड़ के बीच में है, मगर भाई इस बजट के अंदर भी आप लोग अच्छी चीजें डिलीवर कर सकते हो अगर आपके पास में एक अच्छी टीम हो। हाँ, मगर फिर भी बजट के हिसाब से ये वाला वर्क तो ठीक ठाक ही लगेगा। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें अगर हम लोग इग्नोर भी कर दे, फिर भी टेक्निकल लेवल पर ये फिल्म काफी बुरी लगती है। पूरी की पूरी मूवी अंधेरे में ही शूट हुई है। हार्डली किसी सीन में आप लोगों को डे लाइट दिखता है। एंड भाई दिक्कत वाली बात ये नहीं है कि इस मूवी के अंदर रोशनी कम और अंधेरे वाले सीन सबसे ज्यादा है।
भाई असली दिक्कत वाली बात तो ये है, आधे से ज्यादा मूवी के सीन्स विजुअली क्लियर ही नहीं दिखते। भाई मैं तो थिएटर में सबसे पीछे बैठा था, मुझे स्टिल वो क्लियर नहीं दिख रहा था। बस इमेजिन कर देखो, जो लोग सामने बैठेंगे उनको तो क्या ही दिखेगा। एंड भाई उन सीन्स को देखकर तो ना ऐसा फील हो रहा था कि यार ये लोग कितने ही लो क्वालिटी कैमरा से शूट करे होंगे। अगर भाई आप लोगों ने कैथी मूवी देखी होगी ना, तो तब आपको समझ में आएगा कि डार्कनेस के अंदर भी विजुअल्स कितने क्लियर और सिनेमैटिक लग सकते हैं। कॉमेडी के लिए तो मैं इस फिल्म को 10 में से 10 पॉइंट्स दे सकता हूँ, मगर भाई कॉमेडी छोड़कर ये मूवी आप लोगों को दूसरे किसी डिपार्टमेंट में भी इम्प्रेस नहीं कर पाती। एंड गाइस मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मूवी के अंदर जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था और प्लॉट भी एकदम कड़क था एंड कैरेक्टर्स भी अच्छे लिखे गए थे एंड एक्ट्रेस ने भी अपना काम एकदम परफेक्ट तरीके से निभाया है। लेकिन इस मूवी का एग्जीक्यूशन ही वीक पड़ गया, इसीलिए लोग कभी इस मूवी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बस चल रहा है और आप लोग देख रहे हो, ऐसा इस मूवी के अंदर एक भी मोमेंट नहीं था कि जिसको देखने के बाद आप लोग वाव कह दो। एक चीज है जिसकी सच में तारीफ करनी पड़ेगी, इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर। सच में गाइस इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर एकदम धांसू था, उस बात की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी, उस चीज की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी जिसने सबसे ज्यादा इम्प्रेस करा है। एंड गाइस जो भी लोग इस मूवी को तुम्बाड़ से कंपेयर कर रहे हैं ना, उन लोगों को एक रियलिटी चेक की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हालांकि तुम्बाड़ भी सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 करोड़ के बीच में ही बनी थी, मगर लोगों को ये भी समझना चाहिए कि कुछ फिल्में सिर्फ पैसों से नहीं बनती, कुछ फिल्मों का विजन होता है। कुछ फिल्मों के पीछे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। उन फिल्मों को जनरेशनल फिल्म्स कहा जाता है। वो एक पाथ ब्रेकिंग सिनेमा था, वैसा एक्सपीरियंस आप लोगों को हर बार देखने को नहीं मिलेगा। अगर ओवरऑल इस मूवी को रिव्यू करें ना, देन घबाड़ इज अ डिसेंट मूवी। अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है ना, तो भाई आप लोग इस मूवी को OTT पर देख लो, वही सबसे बेटर रहेगा। हाँ थिएटर में भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप लोग अपने एक्सपेक्टेशन थोड़े कम रख कर जाना, क्योंकि बाद में आप लोग अगर डिसअपॉइंट हो गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। हाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये मूवी बुरी नहीं है, ये मूवी ठीक ठाक है, मगर आप लोगों को कुछ नया एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा, जिसके लिए आप लोग इस मूवी का टिकट बुक करोगे। गाइस मेरी तरफ से घबाड़ कुंड मूवी को मिलेंगे 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एंड गाइस एक और बात मैं कहना भूल ही गया, ये मूवी एक यूनिवर्स में बनने वाली है। ये इस मूवी का स्टार्टिंग फेज है, मतलब ये इस यूनिवर्स का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और उसके आगे वाले पार्ट भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। हाँ इस मूवी के एंड में जो क्लिफ हैंगर मिलता है ना, वो जेन्युइनली अच्छा था। उस क्लिफ हैंगर को देखने के बाद पार्ट 2 के लिए एक्साइटमेंट अच्छी बनती है। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है देन गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। एंड सब्सक्राइब करना या ना करना वो तो कम्प्लीटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा।